हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आईपी की क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का जो है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में प्रैक्टिकल वे में जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले चैप्टर में डीबीएमएस के बारे में, डाटाबेस के बारे में पढ़ा था, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा एसक्यूएल इसमें डिस्क्राइब किया गया है आपका 11th लेवल पे, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर जो मेन कंसेप्ट्स बताए गए हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की फुल फॉर्म कहते हैं एसक्यूएल को। डाटा टाइप्स इसके बताए गए हैं और कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से इसके होते हैं, डाटा डेफिनेशंस क्या है, डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज डीडीएल और डीएमएल कहते हैं, डाटा क्वेरी क्या चलती है, ठीक है, और डाटा वेरी अपडेशंस और डिलीशंस, इसके बारे में डिटेल में चैप्टर बताया गया है जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली आरडीबीएमएस हम कहते हैं। इसका पर्पस होता है, जो प्रीवियस चैप्टर में डिस्क्राइब कर चुके हैं, कि बहुत सारे मतलब एक या दो से ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन करके उनके बेस पे क्वेरी को चलाना, या दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट करने को हम रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो मेन इसके एग्जांपल्स हैं, माई एसक्यूएल जो हम कर ही रहे हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर जो प्रोफेशनल वर्जन है, फिर पोस्टग्रेज भी है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेल को भी। इसमें जो बात की गई है, रिलेशंस एंड टू लिंक वन और मोर रिलेशंस फॉर एफिशिएंट क्वेरी टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डाटा। ये बेसिकली डाटाबेस का काम होता है कि इसमें आपस में रिलेशन बनाना, टेबल्स के बीच में लिंक करवाना, एक या दो टेबल्स को, उससे ज़्यादा टेबल्स को, और आपस में उनके बेस पे क्वेरी चलाना, रिट्रीव करना और डाटा को मैनिपुलेट करना, ये सब आएगा इस चैप्टर में आगे। यहाँ हम इसको जो हमारे सिलेबस में है माई एसक्यूएल के थ्रू इसको करेंगे हम। काफ़ी पॉपुलर है ये और फ्रीली अवेलेबल भी है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। ये बेसिकली जो हमें बताई गई है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है ये, ठीक है, और आरडीबीएमएस के लिए सबसे फेमस लैंग्वेज है ये। जैसे कि माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, सीक्वल सर्वर, इन सब के अंदर ये लैंग्वेज फॉलो की जाती है। माई एसक्यूएल तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, और ये इसके अंदर जो लैंग्वेज क्वेरी लैंग्वेज है वो दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये फॉलो की जाती है। ओरेकल में भी फॉलो की जाती है, एसक्यूएल सर्वर में भी फॉलो की जाती है। बहुत ईजी है ये समझना, इसको लर्न करना, क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश से है ये, कंप्राइज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स एज इट इज़। आप उसको पढ़ोगे लगोगे आपको जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ही कुछ पढ़ रहे हो। ऐसी कमांड नहीं है जो आप एक बार पढ़ने के बाद भूल जाओगे। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, इसलिए काफ़ी डाटाबेसेस को इस्तेमाल करते हैं। एंड आर नॉट केस सेंसिटिव भी नहीं है। मतलब अगर कोई चीज़ आपने कैपिटल लिखी है, स्मॉल लिखी है, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपने पाइथन के अंदर देखा था कि आपने किसी भी रिजर्व कीवर्ड को कैपिटल लिख लिया या स्मॉल लिख लिया तो उससे फ़र्क पड़ जाता है, एरर आ जाती है। इसमें से एरर नहीं आने वाली। अब इसको इंटरेक्ट करते हुए डाटाबेस यूजिंग द एसक्यूएल इन एन एफिशिएंट एंड इजी वे में कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इजी तरीके से वर्क हो जाता है। द बेनिफिट्स विद एसक्यूएल इज़ दैट वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई हाउ टू गेट द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि कैसे करना है, हमें सिर्फ बताना है कि डाटा के अंदर से ये डाटा रिट्रीव करना है, ठीक है। रादर दैन इट इज सिंपली स्पेसिफाइड दैट इज़ टू बी रिट्रीव्ड, कि हमें रिट्रीव करें, सिर्फ ये बताना है, एंड एसक्यूएल बाकी सब काम खुद कर लेगा। ऑल्दो एसक्यूएल कार्ड ए क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल कैन डू मच मोर बिसाइड्स क्वेरिंग। सिर्फ क्वेरी ही नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है इसके अंदर, हम इस चैप्टर में देखेंगे। एसक्यूएल प्रोवाइड स्टेटमेंट्स फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा, मैनिपुलेटिंग डाटा इन द डाटाबेस, डिक्लेयर कर सकता है कॉन्स्टेंट्स को, और रिट्रीव भी कर सकता है। ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पूरा देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर, क्या क्या होना है ये प्रैक्टिकल वे में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द क्रिएटिंग द डाटाबेस इन द डाटाबेस, कैसे बनाना है माई एसक्यूएल के अंदर, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जो है। वी विल क्रिएट ए डाटाबेस, स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से हमने डाटाबेस बनाया, देखो आगे हम बनाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। जो आइडेंटिफाई जो हमने मतलब पिछले चैप्टर में जो पढ़ा है थियोरेटिकल वे में, उसी को हम यहाँ प्रैक्टिकल बनाएंगे, ये चैप्टर में बताया गया है। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए, आपको माई एसक्यूएल आपको हमारा सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट इन्होंने दी हुई है dev.mysql.com/download। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और जब इंस्टॉल कर ले तो आपको ये माई एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट नज़र आता है, जो माई एसक्यूएल के सामने इस तरीके का सिंबल आया था, वहीं पे आपको सारी कमांड चलानी होती है, ठीक है। देखिए, इसके लिए रूल्स कुछ इन्होंने बताए हैं जो माई एसक्यूएल में। बेसिकली रूल्स क्या है, रूल्स काफ़ी कम है इसके। केस इनसेंसिटिव है, जैसे मर्जी केस में लिखोगे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कोई भी नेम आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज एंड्स विद सेमीकोलन, सेमीकोलन से खत्म करना ज़रूरी है। अगर आप सेमीकोलन स्टेटमेंट के लास्ट में नहीं लगाओ किसी भी एसक्यूएल क्वेरी के, तो एरर आएगी। टू एंटर द मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर हम लगाना चाहते हैं, वी डोंट राइट द
सेमी कोलन को हमें लास्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी पुट एंटर टू कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, हम उसको बाद में मतलब हमने MySQL की प्रॉम्प्ट पे कुछ भी स्टेटमेंट लिखने जा रही है, अगर वो स्टेटमेंट बहुत लंबी बनती जा रही है तो उसके बीच में हम एंटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट आपका इस तरीके से रहता है ना, वो चेंज होकर इस सिंबल में आ जाता है। ठीक है, जब तक सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया कि जब MySQL का प्रॉम्प्ट चलाते हो तो इस तरीके से आपको वो नज़र आता है। ठीक है, यहाँ से आप सारी क्वेरी लिखनी चालू करते हो, इसे शेल कहते हैं MySQL का। यहाँ पर देखिए बेसिकली डाटा टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं MySQL के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ डाटा, ये प्रैक्टिकल अब शुरू उन्होंने कर दिया है। डाटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा, कि किस टाइप का डाटा आप उसके अंदर रख सकते हो। जैसे आपके हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था थियोरेटिकल वे में, मान लो सपोज आपका रोल नंबर है तो आप इंटीजर रखोगे, नंबर है तो कैरेक्टर रखोगे। ठीक है, तो ये वही उसी के बारे में डाटाबेस के बारे में बात हो रही है। उसके डाटा टाइप्स कौन कौन से किसी एट्रीब्यूट पे लगाए जा सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब एक कॉलम पे। ठीक, कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा ऑफ दैट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द न्यूमेरिकल डाटा। अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो उसके लिए तो आप हमेशा अर्थमेटिक डाटा को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिक ही रखोगे, बट नॉट ऑन द कैरेक्टर डाटा स्पेस। मतलब सपोज आपने कोई एक एट्रीब्यूट है नेम वाला, उसमें आपने कैरेक्टर टाइप ही लोगे। अगर आप उसमें प्लस माइनस वगैरह कुछ करने जाओगे, नीचे डिवाइड करने जाओगे, मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो वो सब में एरर आ जाएगा। ठीक है, कॉमनली यूज डाटा टाइप्स इन MySQL आर न्यूमेरिक। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज़ करते हैं हम, डेट करते हैं और टाइम करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स को के लिए हम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पूरा डिटेल में बताया गया है इसमें। कैर और वेर कैर से चलिए हम बात करते हैं। कैर फॉर कैरेक्टर्स और वेर कैर फॉर वेरिएबल कैरेक्टर्स। देखिए बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफाई द कैरेक्टर टाइप डाटा ऑफ लेंथ n, हम जितना हमने साइज़ देंगे उतने साइज़ का वो बन जाएगा। कुड बी एनी वैल्यू ऑफ 0 से लेकर 255 तक कुछ भी ले सकते हैं। कैर इज़ द फिक्स लेंथ, तो कोई ये चीज़ ध्यान रखने की लेंथ उसकी बिल्कुल फिक्स रहती है। मीन्स डिक्लेयरिंग अगर हम कैर सपोज में 10 डिक्लेयर किया, इम्प्लाइज द रिजर्व द स्पेस ऑफ द 10 कैरेक्टर्स। इस केस में कैर वाले केस में वो 10 कैरेक्टर्स का स्पेस मेमोरी में रिजर्व कर देगा। भले ही आप वैल्यू सपोज आपने 3 कैरेक्टर की डाले, सपोज आपने नाम डाला JAI किसी में फील्ड में और आपने साइज को 10 रखा हुआ है, तो उस केस में आपको बाकी 7 स्पेसिस जो आपने एलोकेट करवाए हैं वो वेस्ट जाएंगे। ठीक है, इफ़ डाटा डज नॉट हैव द 10 कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल सिटी के अंदर मामला 4 कैरेक्टर्स हैं, द MySQL फिल्स द रिमेनिंग 6 कैरेक्टर विद द स्पेसिस पैडेड ऑन द राइट। मतलब एक तरह से बेकार करते हैं ब्लैंक स्पेसिस रख के, लेकिन वेर कैर में ऐसा नहीं होता। तो दोनों डिफरेंस यही है, स्पेसिफाइज कैरेक्टर टाइप और इसके अंदर भी वो लेंथ जो आपने दोगे उतनी लेगा, लेकिन इसमें जो लेंथ है वो बढ़ सकती है। वो 0 से लेके 65535 मतलब 65,535 तक आप ले सकते हो। इसमें केवल 255 तक का रहता है। बट अनलाइक कैर, वेर कैर इज़ ए वेरिएबल लेंथ, तो कोई इसकी फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ इसमें रहती है डाटा टाइप की। दैट इज़ डिक्लेयरिंग अगर मान लो में वेर कैर 30 किया है, मीन्स द मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक उसमें ले सकता है, लेकिन एक्चुअल एलोकेटेड बाइट्स विल डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द एंटरिंग स्ट्रिंग। एग्जाम्पल देखिए, सो अगर मान लो सिटी हमने इसमें लिया था 4 कैरेक्टर थे तो बाकी 6 ने वेस्ट कर दिए थे, लेकिन इस केस में अगर वाले हमने सिटी लिया जिसमें केवल 4 कैरेक्टर का ऑक्यूपाइज कर रहा है, बाकी वो वेस्ट नहीं करेगा, मेमोरी स्पेस आपका बच जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वेर कैर का, कैर के कंपैरिजन में। एग्जाम में कभी पूछ भी लेते हैं वाइवा वगैरह में क्वेश्चन, तो ये इसका बेसिकली आप ये पॉइंट अगर आप बोल दो, अगर मैंने हाईलाइट किया है तो काफ़ी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर, जो कॉमनली यूज़ होता है। बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ के लिए होता है, इसका इंट सिंबल होता है, उसको साइड वाइज देने की ज़रूरत नहीं होती। कई लोग दे भी देते हैं ब्रैकेट डाल के, ब्रैकेट लगा के 11, 12, 15, 20 कुछ भी दे सकते हो, लेकिन दैट इज़ यूजलेस, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता खास। जनरली इंट ही लिखा जाता है। तो इसकी जो अलाउड लेंथ होती है, देखिए आपको यहाँ तक की लेंथ इन्होंने दी हुई ये अलाउड होती है। फॉर वैल्यूज़ लार्जर देन, अगर इससे बड़ी वैल्यूज़ भी सपोज आपको नीड है लेने की तो आप बिग इंट ले सकते हो। दैट इज़ आल्सो पॉसिबल इन MySQL। जो 8, लेकिन है देखो क्योंकि बिग इंट लिया है तो 8 बाइट का स्पेस वो रिजर्व करेगा। फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, इसमें 4 बाइट का स्पेस लगता है, जैसा आपका उसमें भी था ये तो पाइथन के अंदर। डेट देखिए ये थोड़ा नया है इसमें, इसके अंदर डेट्स को रखा जा सकता है, लेकिन फॉर्मेट आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। देखिए ये इसका फॉर्मेट चलता है, यही चलता है, आप चेंज नहीं कर सकते। और 4 बाइट का स्पेस लेता है, 4 डिजिट का। 4 डिजिट इसने लिया किसके लिए, ईयर्स के लिए, ठीक है। फिर 2 मंथ के लिए और 2 डेट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो 4 डिजिट ने ईयर के लिए लिया, 2 मंथ के लिया, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट जस्ट बाद, और फिर 2 डिजिट के लिए उसने डेज को स्टोर करवा लिया। दी सपोर्टेड रेंज इस करीब यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉर्मल डेट चलती है, आप ले ही सकते हो।
मेन फॉर्मेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पहले इसमें ईयर आता है पूरा 4 डिजिट का, और फिर आपका 2 डिजिट में मंथ आता है, माइनस का साइन बीच में जरूर लगना जरूरी है, हाइफन भी कहते हैं हम, और फिर डेट आती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस मतलब आपने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा दिए, आपने कुछ कंट्रोल करने के लिए डाटा वैल्यूज़ को कुछ उसमें अलग से सेट ऑफ रूल्स लगा दिए, इन्हीं को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। और द डाटा वैल्यूज़ दैट आर एट्रीब्यूट्स कैन हैव, एट्रीब्यूट मतलब कोई भी कॉलम हो सकता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दे आर यूज टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, कि आपका डाटा एक्यूरेट रहेगा और रिलायबल रहेगा। अगर आप रूल्स लगाओगे तो कैसे देखो उसको नीचे प्रैक्टिकली हम देखेंगे। हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन द कॉन्स्टेंट फॉर ईच एट्रीब्यूट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक एट्रीब्यूट का आपको कॉन्स्टेंट डिफाइन करना पड़े। अगर आपकी नीड है तो करिए, नहीं तो मत करिए। देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स के आपके कॉन्स्टेंट बताए गए हैं, कौन कौन से लग सकते हैं। और सबसे पहले आ रहा है नोट नल। इंश्योर दैट द कॉलम कैन नॉट बी नल वैल्यूज वेयर नल मीन्स मिसिंग ए नथिंग वैल्यू। अगर आपने किसी कांस्टेंट के ऊपर नोट नल लगा दिया है तो नोट नल लगाने से क्या होगा? नोट नल लगाने से ये होगा कि आपके उस पर्टिकुलर कॉलम पे, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे जिस पर आपने नोट नल लगाया है, वहाँ पे आप वैल्यू मिस नहीं कर सकते। आपको वैल्यूज़ को इंसर्ट करे टाइम वैल्यूज़ देनी ही पड़ेंगी। यूनिक से क्या होगा? जैसा आपको पता है यूनिक का मतलब क्या होता है? सब अलग अलग बिल्कुल। तो डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज़ को ही वो एंटर कर पाएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ में नहीं आएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए फॉर द कॉलम इफ़ नॉट वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपने दी होगी वो इसके अंदर चली जाएगी, वो एट्रीब्यूट में। प्राइमरी की, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में डिस्क्राइब किया था, यूनिकली आइडेंटिफायर्स होते हैं रोज़ के लिए। तो किसी भी एक टेबल के अंदर जनरली हम एक प्राइमरी की बनाते हैं, जिससे सभी के सभी कोई डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर ना आ पाए और एक कॉलम की मदद से ही हम पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे हमने स्टूडेंट में देखा था रोल नंबर, तो रोल नंबर सभी स्टूडेंट्स का अलग होगा, उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। फॉरेन की क्या होता है? द कॉलम विच रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल। जो दूसरी टेबल के अंदर से आपने एज ए प्राइमरी की इस सेकंड टेबल के अंदर चूज़ कर लिया है, इट इज़ कॉल्ड ए फॉरेन की। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे बाद में। नेक्स्ट देखते हैं एसक्यूएल फॉर द डाटा डेफिनेशंस, जिसे हम DDL भी कहते हैं, डाटा डेफिनेशंस को। इसके अंदर जो बेसिकली कवर होता है आपका, थ्रू विच द सेट्स ऑफ रिलेशंस आर स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग देयर स्कीमा, मतलब कैसे आपको डाटाबेस को बनाना है, कैसे टेबल को क्रिएट करना है, डाटा टाइप्स फॉर ईच एट्रीब्यूट, द कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज द सिक्योरिटी एंड एक्सेस रिलेटेड एसोसिएशन, कि आप किस तरीके से डाटा को एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर सबसे कॉमनली आता है क्रिएट स्टेटमेंट। इसको हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकली। सब चीज़ों को देखो जो ऊपर आपको बताया गया ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आने वाली है नीचे थी, पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देखिए विच इज़ अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हाँ, यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूजिंग द क्रिएटेड डाटाबेस एंड इट्स टेबल्स। रिलेशन को बनाने के लिए सबके लिए यूज़ किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस बनाना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस और फिर डाटाबेस का नाम। देखिए मान लो सपोज हमें इसमें जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से डाटाबेस बनाना था, तो हमने लिखा क्रिएट डाटाबेस और फिर स्टूडेंट अटेंडेंस, दैट इज डाटाबेस नेम। और ये आपका पीछे जो हमने लिखा क्रिएट हमें करना है, ये देखो सिंटैक्स है इसका। पहले हम लिखेंगे क्रिएट, फिर लिखेंगे डाटाबेस और फिर लिखेंगे डाटाबेस का नेम। कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमें नीड थी स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस बनाने की, तो हमने स्टूडेंट अटेंडेंस लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका ये डाटाबेस बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए DBMS कैन मैनेज मल्टीपल डाटाबेसेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक जैसे हमारा, आप मान के चलो हमारा जैसे कंप्यूटर है, उसमें C ड्राइव बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। इसी तरीके से आपके MySQL के अंदर बहुत सारे डाटाबेसेस हो सकते हैं, इसके अंदर आप अलग अलग टेबल्स रख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। अब जब बनाने के बाद हम, जैसे मैंने कहा आपके पास डाटाबेसेस तो बहुत सारे हो गए, अब किस डाटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी है, तो उसके लिए पहले उस डाटाबेस को बताना तो पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूजिंग कमांड करते हैं, दैट इज़ यूज़ और फिर डाटाबेस का नाम लिख देंगे, सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे, तो डाटाबेस आपका अब ये वाला वर्क होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप सपोज टेबल बनाओगे तो इस वाले डाटाबेस के अंदर टेबल बनेगी, ठीक है। इनिशियली द क्रिएटेड डाटाबेस इज एम्प्टी। ऑब्वियसली जब डाटाबेस बनाओगे तो शुरू में तो एम्प्टी ही रहेगा। इट कैन बी चेक बाय यूजिंग द शो टेबल्स के मेथड से हम कर सकते हैं चेक। ये देखिए जैसे कि लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल द टेबल, ये कमांड है आपकी शो टेबल्स, एस जरूर लगाना है, ध्यान रखना। तो सभी किसी भी टेबल दिखा देगा। फिलहाल इसने दिखाया एम्प्टी सेट, क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने डाटाबेस बनाया है, ठीक है, उसको यूज़ करना चालू किया है। टेबल तो मैंने कोई बनाई नहीं है, तो इसलिए टेबल आपकी एम्प्टी रहेगी। अब देखिए आगे देखते हैं टेबल कैसे बनाएंगे। इन्हें रिलेशन भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल। जैसे देखो हमने यहाँ पे कितना ईजी है, देखिए क्रिएट डाटाबेस और फिर डाटाबेस का नाम लिखा तो डाटाबेस बन गया। यहाँ में टेबल बनानी है तो लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम लिखा।
और ब्रैकेट में उसके एट्रीब्यूट्स की लिस्ट दे दी कि किस टाइप के एट्रीब्यूट बनाने हैं, उसका क्या डाटा टाइप रहेगा और क्या कॉन्स्टेंट रहेगा। तो डाटा टाइप हमने ऊपर में डिस्क्राइब किया था। अभी डाटा टाइप्स ये होते हैं जैसे ऊपर हमने डिस्क्राइब किया। देखो ये सब डाटा टाइप्स हैं। कैर है, जैसे मान लो नेम लिखा तो नेम किस टाइप का होगा, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंट उसे नॉर्मल रखना है, यूनिक रखना है, डिफ़ॉल्ट रखना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ की जाएगी। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। इसमें पहले ये ध्यान रखना है कि आपको n इज़ द डिग्री ऑफ द n कॉलम्स इन द टेबल, कितनी डिग्री हम टेबल बना सकते हैं। एट्रीब्यूट्स मस्ट स्पेसिफाई द नेम, नेम होना जरूरी है। डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डाटा, किस टाइप का डाटा बस होगा, किस टाइप का डाटा उसमें रख सकते हो। जैसे आपने सपोज नेम रखा तो नेम के अंदर तो आप कैर रखोगे या वेर कैर रखोगे, इंट 3 रखोगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द वैल्यूज़, कॉन्स्टेंट्स का चेक किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे प्राइमरी की इसी की ध्यान रखिए। अच्छा बताया इन्होंने कि ईच एट्रीब्यूट कैन टेक नल वैल्यूज एक्सेप्ट द प्राइमरी की। जब आपने प्राइमरी की लगा दिया किसी पे कांस्टेंट तो उसके अंदर अपने आप ही नोट नल लग जाता है, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता प्राइमरी की वाला। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ देखते हैं, मान लो सपोज हमारे पास, हम देखो हमें पता है कि भाई हमारे पास 100 स्टूडेंट्स तक है एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, तो हम इंटीजर जो बनाएंगे उसका एक रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू आए ताकि वैल्यू गलत ना हो। ऐसे ही जैसे मान लो हमें एक पर्टिकुलर पता नेम किसी का 20 कैरेक्टर ज़्यादा तो नहीं होगा तो हमने वेर कैर 20 ले लेंगे, ठीक है। 20 से ऊपर क्या होगा, तो इसलिए इस तरीके का डाटाबेस रखना जरूरी है। ऐसे में डेट ऑफ बर्थ पाता है स्टूडेंट की तो वो आपकी डेट ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही UID है यानी कि गार्जियंस का ID है। मान लो सपोज वो आधार कार्ड दे रहे तो आधार कार्ड का हमें पता है भी जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, उसमें अंदर कैरेक्टर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए हमने कैर साइज दे दिया जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। तो फिक्स लेंथ वाले कौन सा बेटर रहता है, कैर। देखो हम दोनों में डिफरेंस ऊपर पढ़ा था कि कैर और वेर कैर में डिफरेंस क्या है। बेसिकली कैर और वेर कैर में डिफरेंस यही है कि इसके अंदर जहाँ पर आपको फिक्स, आपको पता है भी आधार कार्ड नंबर है तो उसके 12 कैरेक्टर ही होंगे, 12 से ऊपर साइज़ नहीं होगा, किसी का ना कम होगा, तो आपने कैर ले लो। अगर आपको किसी मतलब वेरिएशन होनी है, जैसे कि नेम है तो नेम में आप वेर कैर प्रेफर करोगे, क्यों, क्योंकि नेम किसी का छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको उस टाइम पे सोचनी पड़ेगी कौन में से कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम जैसे इसकी बात कर रहे थे तो इसमें आपका आधार कार्ड फिक्स है तो आपको 12 की साइज़ ही लेना पड़ेगा कैर में। यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं स्टूडेंट टेबल के। स्टूडेंट टेबल में अगर हम देखते हैं रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, उसमें आप लोगे इंटीजर टाइप का लोगे और प्राइमरी की रख दोगे ताकि वो वैल्यूज डुप्लीकेट ना आए। उसके अंदर नेम है तो आप वेरिएबल है, चेंज भी हो सकता है, किसी का नाम छोटा रिया छोटा नाम हो गया, किसी का राजेश हो गया बड़ा हो गया, और मुस्लिम नेम तो और बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मोहम्मद, ऐसे समथिंग काफ़ी बड़े बड़े नाम होते हैं। तो उस टाइप से भी आप ले सकते हो तो 20 तक में कवर हो जाएगा, लेकिन नोट नल इसमें लगा दे भी, नेम देना ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ में डेट वैल्यू दोगे, टाइप्स का डेट रहेगा और ये नोट नल रहेगा। GUID ये आपको फॉरेन की बनेगा, दूसरे टेबल से आपने लिंक कराना है इसको, ठीक है। हमें पिछले चैप्टर पढ़ा हुआ है कि हमने इसको फॉरेन की क्यों बनाया, ताकि दोनों में डाटा आपस में लिंक्ड हो जाए। गार्जियंस की ID है वो बार बार रिपीट ना हो, ये वाली ID को रेफर कर लेगा यहाँ पे, इसलिए मैं फॉरेन की बना दी। ऐसे दूसरे वाले में देखिए गार्जियन वाले में हमने GUID को प्राइमरी की बना दी। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि GUID आपकी जब दूसरे टेबल के अंदर जब भी बनती है सेकेंडरी टेबल में, जैसे इस वाले टेबल के अंदर हमने इस वाले टेबल से रेफ़र किया है तो यहाँ पर प्राइमरी की नहीं हो सकता, वो यहाँ पर फ्रॉम फॉरेन की ही रहेगा क्योंकि इसमें वैल्यूज़ रिपीट हो सकती है। उसका नेम हो गया कैर और नोट नल रहेगा। फ़ोन नंबर आप नल रख लो, ठीक है, नल रख लो कि नल भी हो सकता है, फ़ोन नंबर कोई प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, और यूनिक रख दो, हर एक का यूनिक होना ज़रूरी है। इसकी डिजिट 10 रखो, तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिया है क्योंकि हमें फ़ोन नंबर्स पे कभी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको कैरेक्टर ले सकते हैं। एड्रेस का साइज आप 30 तक ले लो, एड्रेस बड़ा होता है, गली नंबर वगैरह सब उसमें रहता है, वो भी नोट नल ले सकते हो आप। फिर हमने अटेंडेंस लिया, अटेंडेंस वाला जो हमारा टेबल था उसके अटेंडेंस डेट थी, उसके अंदर डेट रखा है, ये भी प्राइमरी की बनाना ज़रूरी है। रोल नंबर भी प्राइमरी की बनाना ज़रूरी है। जब हम एक टेबल्स के अंदर दो को प्राइमरी की बनाते हैं, 2 कॉलम्स को, तो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। देखिए हमने कंसेप्ट बताया नीचे, इसको कंपोजिट की कहा जाता है। ये वाला आपका नोट नल हो जाएगा, अटेंडेंस का स्टेटस प्रेजेंट या एब्सेंट कुछ ना कुछ लगे कि नोट नल नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, तो इसलिए नोट नल लगा दिया। Once data type and the constants are identified, let us create the tables without specifying the constants along with the attribute name और specification। तो उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो तो हमने टेबल बनानी है तो इसको हम लोग टेबल इसी तरीके से बनाएंगे। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट का नाम, टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट का नाम, आपको टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, और फिर इसमें हमने दिया रोल नंबर इंटीजर होना चाहिए, एस नेम वेरकैट 20 होना चाहिए साइज़, डेट ऑफ बर्थ हमने एस लगा दिया ताकि स्टूडेंट थोड़ा स्पेसिफाई करने में ईजी रहे, डेट, GUID 12 प्राइमरी की होना चाहिए, ये
कौन सा इसमें रोल नंबर को हमने प्राइमरी की अब प्राइमरी की यहाँ की बजाय इतना सब लिखने की बजाय इस प्राइमरी की को अब यहाँ पे लिख सकते हो, स्पेस देके यहीं पे आप प्राइमरी की लिख दीजिए तो वो अपने आप प्राइमरी की रोल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, मतलब हमने एंटर किया, देखो हमारे मल्टीपल लाइन्स वाला हमने बना लिया। आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, बहुत लंबा आ जाएगा, बस थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत रहेगी। तो आप जनरली हम बुक्स में देखेंगे तो क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता तो वो एंटर करके नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये सिंबल आपका बता रहा है ये वाला माइनस और फिर ये वाला, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपका जो है वो कॉन्स्टेंट्स एसक्यूएल स्टेटमेंट मस्ट बी मे नॉट बी कम्प्लीटेड इन ए सिंगल लाइन में नहीं कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। जब तक आप सेमीकोलन लगाओगे कंप्लीट नहीं मानेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सेमीकोलन लगा के हमने एंटर किया तो वो एग्जीक्यूट उसने कर दिया। डिस्क्राइब देखिए टेबल के स्ट्रक्चर को अगर हमें देखना है, सिर्फ हमें टेबल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टेबल किस तरीके से बनी है। तो कभी हमने टेबल बनाई है, वैल्यूज़ कोई नहीं डलवाई, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, सिर्फ कि किस टाइप की टेबल हमें बनानी है। तो उसको देखने के लिए आप ये वर्ड देख रखना, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्राइब कमांड यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब टेबल का नाम। यहाँ पे देखिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, DESC। इट इज़ आल्सो पॉसिबल इन MySQL। DESC इस पर देखिए टेबल का नाम दिया स्टूडेंट, तो आपका देखो स्ट्रक्चर पूरा दिखा दिया। हमने टेबल के नाम स्टूडेंट ही रखा था, यहाँ पे इस टेबल का स्ट्रक्चर हमें देखिए दिखा दिया गया है। ठीक है, ये देखिए इसमें बता दिया उसने, ये वाली फील्ड्स हैं, इनका ये टाइप हमने दिया था, और नल कौन कौन सा ले सकता है, ये सब नल ले सकते हैं, ये नहीं ले सकता क्योंकि प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है तो लिख दिया PRI। डिफ़ॉल्ट सभी का नल है, अभी डिफ़ॉल्ट किसी को दिया नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। ठीक है, और शो टेबल देखो, अब हम शो टेबल कराएंगे तो हमें देखो टेबल का नाम उसने शो कर दिया। पहले एम्प्टी दिखा रहा था ना वो, क्यों? क्योंकि टेबल थी नहीं डाटाबेस में, अब टेबल मैंने बना दी है तो आपने दिखा दिया एक टेबल है। अब देखिए नेक्स्ट आपके में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ ऑल्टर टेबल। मान लो हमने टेबल, जैसा अभी देखो हमने टेबल बनाई है, टेबल बनाते टाइम मान लो हमसे गलती हो गई, भाई रोल नंबर हमें फील्ड नहीं लेनी थी, हटाना था। मान लो हमने एज की फील्ड ऐड करनी थी एक, और भूल गए। ठीक है, हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाना भूल गए, हमने किसी का साइज़ छोटा बड़ा दे दिया। तो मतलब ये सब जो गलतियाँ सपोज आपने इसमें कर दी हैं टेबल के अंदर, या इन फ्यूचर आपको इस टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है, तब आप क्या यूज़ करोगे? ऑल्टर कमांड। तो वही बताया गया, ऐड रिमूव एन एट्रीब्यूट और टू मॉडिफाई द डाटा टाइप्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट और टू ऐड कॉन्स्टेंट्स इन ए एट्रीब्यूट। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। देखिए इसका सिंटैक्स ये रहता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और फिर ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप, जो आप करना चाहो एट्रीब्यूट्स के नाम। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी की। मान लो सपोज हम लगाना भूल गए टेबल के अंदर, तो प्राइमरी की कैसे लगती है? ये देखिए ऑल्टर टेबल, हमने सपोज गार्जियन वाली टेबल के अंदर लगाना है, गार्जियन नाम से टेबल से हमने बना रखी थी, उसके अंदर हम प्राइमरी की लगाना भूल गए थे, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल गार्जियन ऐड प्राइमरी की, और फिर बता देंगे किसको प्राइमरी की बनाना है, GUID को। ठीक है, अब एक और देखिए, मान लो सपोज हमें कंपोजिट की बनानी है, वो भूल गए थे, तो वही सब देखो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में हमने एक की बजाय दो दे दिया तो वो कंपोजिट की बन गई। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल दिया था ना, क्योंकि सिंगल प्राइमरी की बनानी थी, अब दो को बनाते हैं तो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। ऐड फॉरेन की, मान लो कहीं हमने फॉरेन की बनाना भूल गए थे किसी टेबल के अंदर, तो वो भी बना सकते हैं। इसमें बेसिकली जो कंसेप्ट है सिर्फ इतना तो बताया गया, द रेफरेंस रिलेशन मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड, ऑब्वियसली क्रिएटेड बना होना चाहिए तभी तो फॉरेन की बनेगा। द रेफरेंस एट्रीब्यूट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी की होना चाहिए। डाटा टाइप्स एंड द साइज ऑब्वियसली दोनों का मैच होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फॉरेन की अगर आप बनाना भूल गए हो तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फॉरेन की और फिर उस एट्रीब्यूट का नाम जो आपको बनाना है। रेफरेंस किस टेबल से रेफरेंस लेना है, देखिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑल्टर टेबल हमने स्टूडेंट की जो टेबल है उसके अंदर हमें प्राइमरी की बनाना है GUID को। देखो ऊपर तुमने स्ट्रक्चर देखा था, इसके अंदर हमें नीड जो थी वो स्टूडेंट के अंदर इसको फॉरेन की बनाने की थी GUID को, है ना। ये हमने नहीं बनाया था, यहाँ पे बनाना भूल गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये कमांड लिखेंगे, फॉरेन की एट्रीब्यूट नेम रेफरेंसेस, क्या रेफरेंस देंगे इसमें, देखिए फॉरेन की के अंदर क्या रेफरेंस दिया हमने, ये वाला दे दिया, और रेफरेंस गार्जियन, गार्जियन वाली टेबल से जो GUID था वो स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऐड कॉन्स्टेंट यूनिक। यूनिक कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने के लिए देखिए, यूनिक कॉन्स्टेंट को ऐड करना मान लो भूल गए थे तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिख दिया, ऐड यूनिक, और फिर उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम या उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कॉलम का नाम जिसको हमें यूनिक बनाना है। लगभग प्राइमरी की वाला ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, और ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। किसी टेबल में हम एट्रीब्यूट भी लगाना भूल गए, कोई मान लो सपोज किसी हमने एज डालना भूल गए, जैसे ऑल्टर टेबल, फिर क्या देंगे, टेबल का नाम, ऐड, क्या हमें कॉलम का नाम बनाना है नया, और उसका डाटा टाइप। ईजी है वो, देखो ऐड ए न्यू एट्रीब्यूट इनकम, इनकम मान लो हमें एट्रीब्यूट बनाना भूल गए थे, ऑफ डाटा टाइप इंट, तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल गार्जियन, इसके अंदर हमें इनकम भूल गए थे लगाना, तो ऐड इनकम इंट।
इसका साइज़, इसको एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है डाटा टाइप, क्योंकि हमने अभी तक बनाया नहीं है ये इनकम इसके अंदर, तो इनकम का हमें साथ में डाटा टाइप देना ज़रूरी हो जाएगा। अब मान लो सपोज हम बनाना चाहते हैं कि मॉडिफाइड डाटा टाइप्स ऑफ एन एट्रीब्यूट, कि मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई के लिए देखिए सिंपल कमांड है। मान लो सपोज हमें वेरकेर 30 की बजाय 40 ले रहा था, हम साइज़ देना भूल गए, गलत दे दिया हमने कि भाई अब हम ज़रूरत है कि भाई नाम बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, गार्जियन का एड्रेस बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे केस में गार्जियन का एड्रेस बहुत बड़ा है, तो हमने 30 में नहीं हो पा रहा है तो 40 कैरेक्टर देना चाहते हैं, तो ऑल्टर टेबल गार्जियन मॉडिफाई, एक कीवर्ड है इसके लिए नया ही आपने भी देखा है कि मॉडिफाई कर सकते हैं हम क्या, जी एड्रेस जिसका वेरकेर हमें 40 देना चाहते हैं। गार्जियन टेबल के अंदर इस वाली पर्टिकुलर फील्ड में हम मॉडिफाई क्या करना चाहते हैं, इसका वेरकेर 40 देना चाहते हैं। इसमें वेरकेर 30 लिखने की ज़रूरत नहीं कि 30 से 40 जाना नहीं, क्योंकि उसको पता पहले 30 था, अब आप 40 करना चाहते हो। मॉडिफाई द कॉन्स्टेंट्स ऑफ एन एट्रीब्यूट, चेंज कर सकते हैं। मान लो सपोज चेंज एन एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट फ्रॉम नल, नल से लेके हमें नोट नल करना है। यहाँ पे देखिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, मॉडिफाई एट्रीब्यूट, डाटा टाइप हमने दे दिया इसका, और फिर नोट नल। यहाँ देखिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एसोसिएट नोट नल कॉन्स्टेंट करने के लिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, हमने एक कमांड लिखी, क्या करना है मॉडिफाई, स्टूडेंट का नाम, वेरकेर 20, मान लो सपोज पहले 20 से 20 देना है या चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे नोट नल बाद में और लगा दो तो आपका चेंज हो जाएगा, तो लगभग कमांड वही है जो पहले हमने करी थी, मतलब साथ में स्पेस देके नोट नल और लिख दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं नोट नल को। ऐड डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना भूल गए तो एक डिफ़ॉल्ट लिखते हैं लास्ट में। मान लो सपोज हम देना चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट सबकी ये हो जाए 15 मई 2000, ऐसे तो वैसे कोई जनरली करेगा नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने करके दिखाया हुआ है तो देख लेते हैं इसको। डेट ऑफ बर्थ सबकी हम डिफ़ॉल्ट ये करना चाहते हैं। अगर मान लो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ कोई प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये वाली डेट ऑफ बर्थ चली जाएगी। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एस डेट ऑफ बर्थ, इसकी हम क्या करना चाहते हैं, डेट को चेंज करना चाहते हैं, क्या डिफ़ॉल्ट में हमने ये वैल्यू दे दी। ठीक है, ईजी है बहुत, मॉडिफाई कमांड के थ्रू ही सब सारा कर रहे हैं। रिमूव एन एट्रीब्यूट, किसी को रिमूव करना है तो ड्रॉप कमांड लगाएंगे। रिमूव एन एट्रीब्यूट मतलब सपोज हमने इस वाले में से सपोज इनकम को रिमूव करना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा और ड्रॉप लिख दिया, क्या ड्रॉप करना है हमें, इनकम करना है। ध्यान रखना ये ड्रॉप होने के बाद सारी वैल्यूज़ की डिलीट हो जाएगी इनकम पर्टिकुलर फील्ड की, और वैल्यूज़ जो भी थी वो सब रिमूव हो जाएंगी, और अनडू आप नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान से करना बिल्कुल। रिमूव प्राइमरी की हटाना चाहते हैं किसी में से, प्राइमरी की भी हटा सकते हैं। रिमूव करने के लिए क्या कमांड लगाएंगे, ऑल्टर टेबल गार्जियन ड्रॉप प्राइमरी की को ड्रॉप करना, तो यहाँ पूरा डिलीट हो रहा है इसलिए हमने ड्रॉप लगाया। और यहाँ पर हम सिर्फ किसी एट्रीब्यूट को छोड़ रहे थे तब हमने लगाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने मॉडिफाई क्यों लगाया, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ को हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ हमें डिलीट करना है वहाँ हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। यहाँ देखो प्राइमरी की पूरा ही हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, रिमूव्स ए डाटाबेस और द टेबल परमानेंटली। जरूर वर्ड ध्यान रखना, परमानेंटली अगर आपने चला दी तो गलती से भी अगर मतलब चल गई कमांड तो ये डाटाबेस में से हट जाएगा, वो आपका अंडू नहीं हो सकता, टेबल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, बोलता है क्वेश्चन ध्यान में रखना है इसको करते टाइम, क्योंकि अंडू नहीं हो सकता। ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम लिखना है, तो पूरा का पूरा डाटाबेस अल्टीमेटली रिमूव कर देगा विद टेबल्स, उसका जितनी भी टेबल में सबके सब रिमूव हो जाएंगी सिर्फ इतनी कमांड से, ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम लिख देंगे तो। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से करना है इसको, टेबल्स वगैरह सब डिलीट हो जाती है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और देख लेते हैं, डाटा मैनिपुलेशंस का। मैनिपुलेशंस का मतलब होता है व्हेन वी क्रिएट ए टेबल ओनली इट्स स्ट्रक्चर बनता है टेबल का, लेकिन उसके अंदर कोई डाटा तो नहीं आया, वैल्यूज़ तो नहीं आई अभी तक, उसके लिए हम कमांड चलाते हैं इंसर्ट रिजल्ट्स टू पॉपुलेट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स लाने के लिए हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं। ठीक है, तो पहले टेबल बनाएंगे उसके बाद फिर इंसर्ट चलाते हैं। देखिए, आइदर रिट्रीवल एक्सेस और एग्जिस्टिंग डाटा, इंसर्शन ऑफ न्यू डाटा, रिमूवल और एक्सटिंग डाटा, मॉडिफाई करना डाटा को। डाटा की बात हो रही है, ध्यान रखना, हमें स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। टेबल के अंदर जो एक्चुअल आपने रिकॉर्ड डाले हैं, मान लो किसी का नाम बदलना है, ठीक है, मान लो किसी का रोल नंबर चेंज करना है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट कमांड बहुत सिंपल है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट चलती है इसके लिए। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर लिखते हैं वैल्यूज़ कीवर्ड, एस जरूर लगाना है, जनरली स्टूडेंट्स एस लगाने में गड़बड़ करते हैं, एस लगाना है, और फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रही है जो आपको देनी है कोरस्पॉन्डिंग। देखिए इसको ध्यान से देखते हैं, गार्जियन टेबल के अंदर मान लो सपोज गार्जियन टेबल फर्स्ट एज इट डज नॉट हैव एनी फॉरेन की, तब उस केस में देखो हमने इस तरीके से मान लो सपोज हमें रिकॉर्ड डलवाने हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स मान लो सपोज हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू गार्जियन, टेबल का नाम लिखा,
फिर लिखा वैल्यूज़। देखो ये वर्ड ध्यान रखना, अक्सर स्टूडेंट वैल्यूज़ ही लिखना भूल जाते हैं और फिर कमांड चलती नहीं है। तो वैल्यूज़ लिखना ज़रूरी है कि हम क्या करवाना चाहते हैं, वैल्यूज़ इंसर्ट कराना चाहते हैं। और फिर देखो सारी एज इट इज़ दे दो। जहाँ पर आपका इंटीजर वैल्यूज़ है वहाँ पर आपको सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत है। कोमा लगा के सारी वैल्यूज़ लिख दो। ठीक है, देखो सारी कोमा लगा के लिखी ना वैल्यूज़, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर डाटा टाइप है या फिर वेयर कैर है। ठीक है, इवन आप अगर डेट होता है डेट में भी आपको सिंगल कोट लगाना पड़ता। अब इन टेबल्स को जो आपने इंसर्ट कर दो, वेरीफाई कैसे करोगे, देखने के लिए भी इंसर्ट हुई कि नहीं हुई है। वैसे दिखा रहा है एक रिकॉर्ड इफेक्ट होगी, फिर देखना चाहते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, सिंपल है कमांड। इसको आगे डिटेल में पूरा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सिलेक्ट कमांड्स कौन सी होती है, काफ़ी डिटेल में आपके में। फिलहाल आप छोटी सी कमांड समझो टेबल्स के रिकॉर्ड को शो करने के लिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, तो सारे के सारे देखो रिकॉर्ड्स ने दिखा दिए। ओनली फॉर सम एट्रीब्यूट्स के लिए मान लो सुबह तुम देखना चाहें, हम देखो सारे नहीं चाहते, हम चाहते भी GUID और नेम ही शो हो, बाकी सब डिस्प्ले ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट में कॉलम के नाम दे देंगे जो हमें डिस्प्ले करने हैं और फिर वैल्यू दिखा देंगे। तो सिर्फ वही के अंदर वैल्यूज़ जाएंगी, बाकियों के अंदर वैल्यूज़ नहीं जाएंगी, बाकी सब में ऑटोमेटिकली नल चला जाएगा। ठीक है, ये देखो एट्रीब्यूट्स हैविंग द नल और एनी अदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। हम वैल्यू सारी प्रोवाइड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो इस वाले में अगर हमने सपोज प्रोवाइड किया GUID, जी नेम और एड्रेस, GUID, जी नेम और एड्रेस, तो जी फ़ोन हमने मिसिंग कर दिया। तो जब ऐसा हमने किया तो उस केस में जो आपका बीच की वैल्यू थी दैट मीन्स इट इज़ जी फोन, इसके अंदर वैल्यू अपने आप नल चली जाएगी। देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले इंसर्ट इनटू गार्जियन, ब्रैकेट लगाया आपने, कॉलम्स के नाम दिए, ब्रैकेट क्लोज किया, अभी इन कॉलम्स के अंदर वैल्यू डलवानी है, फिर वैल्यूज़ लिख दी नॉर्मल जैसे लिखते हैं हमेशा, यहाँ तक वैल्यूज़ लिख दी सारी। तो ये देखिए यहाँ पर अपने आप ही नल आ गया, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए मान लो सब देखिए एक और टेबल आपको दी गई है दैट इज़ स्टूडेंट टेबल। ये स्टूडेंट टेबल आपके सामने है। इसको अगर आपको इंसर्ट कराना बोला, ये सब वैल्यू डलवानी, तो सिंपल वही कमांड सब चलाओगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज आप डलवा दीजिए। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ब्रैकेट में डाल के सारे कॉलम के नाम दे दिए यहाँ पर देखिए, और फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दे दी। तो ये सब तरीके से आप कर सकते हो। टेबल को सिलेक्ट करके देखोगे वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है इंसर्ट दी थर्ड रिकॉर्ड वेयर GUID इज़ नल। रिकॉल दैट GUID से फॉरन की है, हम पहले कर चुके हैं कंसेप्ट। स्ट्रक्चर डेट का ध्यान रखना, यही रहता है आपका, पहले ईयर 4 डिजिट में आता है और फिर माइनस का साइन लगा के मंथ 2 डिजिट में, फिर माइनस का साइन लगा के डेट 2 डिजिट में, ये रहेगा स्ट्रक्चर इसका। तो ये देखिए जैसे इसमें किया गया है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज हमने दे दिया 3, ये जो वैल्यू देना चाहते थे हम, तलीन शाह 2002, 2 और 28 और फिर नल बाद में कि हमें लास्ट वाली वैल्यू नल देना चाहते हैं। देखिए बाद में वैल्यू नल आ गई है। ठीक है, एक और देखिए इसी एग्जाम्पल, इसी तरीके से हमने रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ डलवाना चाहते हैं, तीनों चीज़ें में डलवा दी, बाकी अपने आप ही नल आ जाएगा, बीच का जो वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, ये देखिए नल आ गया। तो क्लियर है स्टूडेंट इतना। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी हो गया, इतना ही हम करेंगे, और बाकी जो स्ट्रक्चर की और क्वेरीज है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।